नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बेहतर, बहुत जबरदस्त हो और एकदम से स्वस्थ हो। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास, हालांकि 10वीं में एक कहावत चलती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो दिन में सफा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें मेरा फिर कहना यह था कि हमें ये याद ही क्यों करनी है, हम इसे समझ क्यों नहीं सकते। हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, हमें इसको याद करने की ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं। वो एक फिल्म आपने देखी होगी कि चड्ढा, ये बिजली का वो तार है जो छुएगा तो झटक ना भूल जाएगा। प्राचीन भारत कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बिखर गया, पता नहीं कहां से कुछ कुछ चीज एंट्री कर गई। बड़ी चीजें देखने में अनजानी सी भी लगती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इसमें रुचि नहीं ली गई पढ़ने में, और कई बार इसको पढ़ाने में भी रुचि नहीं ली जाती। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप आज भारत में देखें अपनी संस्कृति, जिसके दम पर हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, 100% वो संस्कृति आपको प्राचीन भारत की संस्कृति है। प्राचीन भारत का ही वो इतिहास है जो भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। मध्यकालीन भारत में एक मिलीजुली संस्कृति रही। आधुनिक भारत में जिस संस्कृति मिलीजुली छोड़िए, जिस प्रकार से बेड़ा गर्क हमारी कल्चर को आप सभी जानते हैं। लेकिन प्राचीन भारत की संस्कृतियां और इतिहास हमें वास्तव में ही विश्व गुरु की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। आप ये देखेंगे कि इस बात को कहना कितना उचित है कि पूरा विश्व इस भारतीय संस्कृति का ऋणी है। इस भारत की संस्कृति का ऋण है सबके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम आज दिखा रहे हो वो हमारे उसके अंश, उसके लक्षण हमें कहां महसूस होते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में महसूस हो जाते हैं। क्लियर पता चल जाती है कि भारत के लोग उस सोच से कहीं आगे थे जिस सोच के दम पर आज खासकर पश्चिमी देश अपने आप को डेवलप होने का दावा करते हैं। हमारी सोच उस सोच से बहुत आगे थी। क्या थी वो सोच, ये आपको हमें जानना और समझना है। लेकिन सबसे पहली कहानी हमारी जो शुरू होती है कि आखिरकार इतिहास है क्या, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई। क्या आज जो हम लिखते हैं ये लिखने की परंपरा कहां से शुरू हुई? इतिहास शब्द का सबसे पहले जिक्र कहां मिलता है? और इतिहास को लिखते समय हमें क्या समस्याएं आती हैं? किन बातों से हमें, जो हमारे परसेप्शंस हैं, पूर्वाग्रह, उनसे एक मुक्त होना कितना मुश्किल है? क्या आप जानते हैं कि इतिहास को बनाते हैं महान लोग लेकिन लिखते हैं महानतम लोग। सवाल आता है जी, महानतम लोग कहने के पीछे क्या आशय है? आप जब इतिहास को लिख रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका दिमाग बायस नहीं है? कई बार हम अपनी सोच को अपने लेखन पर हावी कर देते हैं, तो ऐसे में हम एक निष्पक्ष इतिहास नहीं लिख पाते। और निष्पक्ष इतिहास ना लिखना इस समाज के प्रति एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो गुनाह है जो इस समाज को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। ये वो गुनाह है जो इस समाज में उपद्रव फैला सकता है। तो हमें ऐसा गुनाह करने से बचना है, और ऐसा गुनाह करने से बचने के लिए हमें निष्पक्ष होकर इतिहास को लिखना पड़ेगा। हमें निष्पक्ष होकर इतिहास को समझना पड़ेगा। और बड़े बूढ़ों की साधारण भाषा में कहूं तो हमें गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अगर हम गलत को गलत, सही को सही नहीं कह सकते तो फिर ना हम इतिहास पढ़ने योग्य हैं, ना इतिहास हम पढ़ाने योग्य हैं। लिखने योग्य तो बात जाने ही दीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, 100%। चलिए साहब दोस्तों, हम आज अपने प्राचीन भारत की जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो बड़ा ही शानदार आपको मजा देगा। ठीक है, आपको 100% जो है इसमें मजा आने वाला है पूरी तरीके से पढ़ने में। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपने प्राचीन भारत की शुरुआत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमारी है। हिस्ट्री, द मैनकाइंड, द स्टोरी ऑफ अस, यह हमारी कहानी है। यह हमारे शुरू होने की कहानी है। यह उस इंसानी प्रारंभिक जीवन की कहानी है जिसने इतिहास की तरफ रुख करा। प्यारे साथियों, एक चीज यहां पर जो हम शुरू करते हैं, एक शब्द है हमारा इतिहास। एक शब्द है जिसे हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। इसका सबसे पहले जिक्र कहां मिलता है? जिक्र देखिए, ये जो शब्द है जिसे हम इतिहास कह रहे हैं, इतिहास, दैट इज हिस्ट्री। इसका सबसे पहले जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इसका सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में है। इस शब्द का सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में है। सबसे पहले जो जिक्र है वो ऋग्वेद में मिलता है।
सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ये जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास का अर्थ होता है कि अर्थात ऐसा ही हुआ था। इति प्लस हास, इस शब्द का अर्थ है इति प्लस हास। इति प्लस हास अर्थात ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अब बहुत सारी बातें हुई हैं ऐसी, तो कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जिनका विश्वास करना कठिन है। क्यों जी? जिन पर विश्वास करना कठिन है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सबूत मिल जाते तो पता चलता है कि हां सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। यह अतीत का अध्ययन है। दैट इज स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट, दैट अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन। प्राचीन घटनाओं को समझने के लिए, प्राचीन घटनाएं की भी हमारे साथ क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब कुछ जो ज्ञान था, पहले ज्ञान एक चीज नोट करके लिखिएगा, एक शानदार चीज हम आपको बता दें कि पहले ज्ञान कैसे जाता था। अगर आपको किसी के बारे में बताना है कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ था, ज्ञान कैसे था, सबसे पहले ज्ञान जो होता था भैया, वो बोलकर ट्रांसफर किया जाता था। सबसे पहले जो ज्ञान है उसको बोलकर ट्रांसफर करते थे और लोग सुनकर समझते थे कि ऐसा हुआ होगा। सबसे पहले अपने अतीत के बारे में जानकारी किससे मिलती थी? सबसे पहले जानकारी जो हुआ करती थी, सबसे पहले हम अतीत के बारे में सुनकर समझते थे। हम अतीत के बारे में जो भी ज्ञान था हमारा भैया, वो सुनकर होता था, जिसे श्रुति कहते थे। क्या कहते थे? श्रुति। और यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी है कि श्रुति होते समय बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं भैया आप कुछ चीजें जो हैं सुनकर समझिए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे बताया कुछ और जाएगा, दूसरा आदमी कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा, और होते होते ये हो जाएगा कि पहले अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगेगा कि भाई साहब कहा कुछ और था, आप तक बात पहुंची कुछ और। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम इतिहास की लेखन परंपरा को शुरू करें, इतिहास को लिखा जाए। तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले इतिहास को लिखने की परंपरा थी नहीं। क्या हुआ है इस समय में, आने वाली पीढ़ी को आप बोल के समझा दिए, इसलिए इसको श्रुति कहा गया। कहा क्या है? श्रुति। इतिहास लेखन की सबसे पहली जो परंपरा शुरू हुई वो एक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस शुरू करता है। कौन शुरू करता है? हेरोडोटस। इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इतिहास को लिखने की परंपरा अगर किसी ने शुरू की तो ये हेरोडोटस ने शुरू की थी। हेरोडोटस वो शख्स था जिसने सबसे पहले इतिहास की घटनाओं को लिखना शुरू करा। उस लेवल पे तो नहीं जिस लेवल पर आज है, लेकिन एक स्तर पर सबसे पहले यह कहानी हेरोडोटस ने ही शुरू की थी। यहीं से एक सवाल आता है, हेरोडोटस के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हेरोडोटस है कौन। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार है। ही वॉज ए ग्रीक हिस्टोरियन और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। चूंकि इतिहास को लिखने की परंपरा शुरू की, इसीलिए इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। कौन था हेरोडोटस? ही वॉज ए ग्रीक हिस्टोरियन। ये एक यूनानी इतिहासकार था। यह एक यूनानी इतिहासकार है। यूनानी इतिहासकार है भैया, यूनानी इतिहासकार। और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम है।
और इसको इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। इतिहास के पिता की, आज से 5-7 साल पहले, है ना, ये ही शब्द ज्यादा पूछ के इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस उसमें नाम आता है। तो बहुत पहले यही सुना जाता था, इसे इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। बाद में इतिहास को खूब लिखा जाने लगा, अलग अलग लिपियों में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में इतिहास खूब लिखा गया। लेकिन सवाल एक और बहुत बड़ा था कि भारत के इतिहास की क्या कहानी है। सबसे पहले बात यह निकल कर आती है कि जब आप अतीत का अध्ययन करते हो तो मुझे कमेंट करके यह बताइए कि क्या आपको इसके लिए सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप जब स्टडी करते हैं, और आज तो आप लिखते भी हैं, तो लिखते हुए क्या आपको एविडेंसेस नहीं चाहिए? क्या आपको सोर्सेज नहीं चाहिए? यह बात सच है कि इसके लिए सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सोर्सेज की जरूरत थी। इसके लिए सोर्सेज, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं, स्रोत। अच्छा, अपनी कहानी पे वापस आए। जब अपनी कहानी पे वापस आते हैं तो इतिहास के विभाजन की तरफ हम चलते हैं। लिखने की परंपरा शुरू हुई तो इतिहास का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन हम दो आधार पर करते हैं भैया। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, देखिएगा, इतिहास का विभाजन, जो इतिहास है, इतिहास का जो विभाजन होता है वो दो आधारों पर है। इतिहास का विभाजन दो आधारों पर, दो आधार पर है। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री आप दो आधार पर करते हो भैया। पहला आधार है जब आप लिपि के आधार पर करते हो। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। पहला विभाजन है लिपि के आधार पर। किसके आधार पर भैया? लिपि के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। मोटे मोटे तौर पर आप यह कह सकते हैं इतिहास लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पीछे लिखी बातें लिखी हुई मिल जाएं और उनको पढ़ो, समझो, मैच करो और लिख डालो। एक तरीके से सीधी बात यह है, एक सीधी बात यह है कि लिपि के आधार, मतलब इतिहास जब लिखते हो आप, इतिहास का जो विभाजन होता है वो इस आधार पर होता है कि भाई पीछे लिखा हुआ सामग्री क्या मिली है ना, मिला भी है कि नहीं भी। भाई अगर आपको लिखित सामग्री नहीं मिलती है तो आप बर्तन, मूर्ति, इनके आधार पर अंदाजा लगाते हो। तो इस आधार पर क्लासिफिकेशन अलग है और लिखने के आधार पर इतिहास का विभाजन अलग है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंसेस, अगर आप मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। इस टॉपिक को हम यह भी कह सकते हैं कि भैया ये लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन कैसे होता है। एक होता है इतिहास के कालखंड को हम, जो इतिहास है उसे उपकरण के आधार पर भी बांटते हैं। पत्थर का काल, किसका काल? पत्थर का काल। फिर हम कहते हैं तांबा आ गया, ताम्रपाषाण काल। फिर हम कहते हैं कांसा आ गया, कांसे का काल। फिर हम कहते हैं लोहा आ गया, लोह युग। क्या है? लोह युग। और आज तक लोहे का ही काल चल रहा है। तो एक तो लिखित सामग्री जो मिली है उस आधार पर विभाजन है। दूसरा विभाजन है उपकरणों के आधार पर। दूसरा विभाजन उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। सबसे पहले इतिहास का विभाजन हम लिखित आधार। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आज कौन सा काल चल रहा है तो आप उत्तर दोगे गुरुजी आज लोह युग चल रहा है। क्या चल रहा है? आज की तारीख में लोहे का काल चल रहा है, जिसे लोह युग कहते हैं, है ना, लोह युग चल रहा है ना।
तो इससे पहले क्या था? लोह युग से पहले। गुरुजी इससे पहले कांसे का काल था। उससे पहले क्या था? सर जी ताम्र पाषाण था। सबसे पहला पत्थर का था। क्या था? पत्थर का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए आप लिपि के आधार पर इतिहास को कैसे बांटा जाता है। लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, या हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्य या लिपि के आधार पर, या लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर विभाजन। इतिहास का हम विभाजन कैसे करते हैं? यहां से बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यहां से डेवलप होती है। यहीं से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है? डेवलप होती है। एक समय ऐसा था जब इंसान को पता ही नहीं था, लिपि की कोई खोज हुई नहीं थी और यह नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर इतिहास 3 भागों में, इस आधार पर भैया कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास 3 भागों में। मैं पहले आपको इस कान को मैं थोड़ा सा उल्टा घुमा के पकड़ूंगा। कैसे? एक वो समय था जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। भाई 3 समय देखे इंसान ने। पहला, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है। सीधा सीधी बात यह है कि जब इंसान को पता था, इंसान को नहीं पता था कि लिखना भी कोई कला होती है ना, लेखन कला डेवलप नहीं हुई थी। एक ऐसा समय भी था। मैं आपको बता दूं, इंसानी जीवन ने अपना बहुत सारा समय एक ऐसे समय में गुजारा जब उसको लिखने का पता ही नहीं है। काश उस समय ये लिख लेते और आज वो स्क्रिप्ट, वो लिखा हुआ डिकोड हो जाता, तो इंसान के इतिहास के हर एक पहलू से पर्दा उठ जाता। अगर मैं आज देखूं तो इंसानी इतिहास का 1% से ज्यादा भी हम नहीं जानते। 1% से ज्यादा भी नहीं। भाई आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो लिखना जानते थे, आज तक पढ़ा नहीं गया। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो सैंडव सभ्यता का ऋणी है भारत, आज तुम मुझसे किसी भी चीज को पूछो, किसी भी चीज को पूछो तो मैं बता दूंगा इस सब के फीचर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते थे। आप कोई भी चीज पूछो मुझसे। तो किस तरीके से हमारे यहां आए, उनका क्या इस्तेमाल था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, यह पता चल जाए अगर उनकी लिपि पढ़ने में आ जाए। तो इंसानी जीवन का 1% से भी कम, 1% से भी कम हमें पता है, क्योंकि बाकी जो 99% हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, पत्थर के उपकरण, गुफा, हथियार, टूल्स, ये सब क्या मिले हैं, इन सब के आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं। और अंदाजा लगाने से देखो कुछ तो गड़बड़ होती है। लिखित एविडेंस जो है, लिखित एविडेंस ही एक ऐसा एविडेंस होता है जो कंक्रीट होता है। और वो कब आया है? महाजनपद काल के बाद रिटन एविडेंसेस आने शुरू हुए। तो एक ऐसा समय बहुत अपने इंसानी जीवन का हमने लगभग, क्योंकि इंसान का जीवन 5 लाख साल पुराना लगभग माना गया है, मैं बताता हूं लगभग 4,97,000 साल तो हमने इस बात में गुजार दी कि जब हमें कुछ लिखना आता ही नहीं था, हमने उस जमाने के इतिहास को केवल और केवल पता लगाया। तो इस आधार पर भवन कैसे थे, बर्तन कैसे हैं, टूल्स कहते हैं कैसे हैं, इन सब आधार पर पता लगाया। 1% इतिहास भी नहीं निकलेगा, 1% इतिहास भी हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा समय आया कि जब लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ, लोग जानते ही नहीं थे कि लिखा कैसे जाएगा। काम तो तब भी चलाते थे, पत्थर के हथियार तो जब भी थे, है ना। चलिए दूसरा, एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जब लिपि तो थी, जब लिपि है, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका। पर भैया उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। एक ऐसा समय आया। और भैया फिर एक ऐसा समय है कि जब हमने लिखा भी और पढ़ा भी, जब लिपि को पढ़ा जा सका है, लिपि को पढ़ा जा सका, एक ऐसा समय भी आया। और मेरे हिसाब से अभी हम इसी समय में चल रहे हैं। भाई 3 फेज हम अपने इतिहास के बांट सकते हैं। जब स्क्रिप्ट नहीं थी, जिस जमाने में नो रिटन एविडेंसेस,
नो रिटन एविडेंसेस, जिस जमाने में किसी भी प्रकार के भैया रिटन एविडेंस नहीं थे। दूसरा जमाना, रिटन एविडेंसेस हैं, ठीक है, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, रिटन एविडेंस मौजूद हैं, रिटन एविडेंस मौजूद है भैया, बट नॉट डिकोडेड, अभी तक उनको डिकोड नहीं किया जा चुका है, पता ही नहीं है कि क्या लिखा है। और रिटन एविडेंसेस हैं जब आपको प्रॉपर रिटन एविडेंसेस मिल जाते हैं, प्रॉपर रिटन एविडेंसेस। मैंने बताया कि इतिहास महान लोग बनाते हैं, लेकिन इतिहास लिखते वो लोग हैं जो महानतम हैं। बड़ा मुश्किल है किसी प्रकार से विदाउट बाइसिंग, आप बाइस ना हो और आप इतिहास को लिख पाएं। बड़ा मुश्किल है कि आप बाइस ना हो और उस इतिहास को आप लिख पाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब इस ड्यूरेशन को, ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन नंबर 1, ये है ड्यूरेशन नंबर 2 और ये है ड्यूरेशन नंबर 3। देखिए भैया, इसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ये ड्यूरेशन है प्री हिस्टोरिक, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं भैया। कौन सा काल है जी? इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको भैया हम इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, आध ऐतिहासिक। और फिर है ड्यूरेशन जिसे हिस्टोरिक कहते हैं, यह हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक, और इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से समझिए, ये जो प्रोटो हिस्टोरिक है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा ड्यूरेशन यही है। हमारे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ड्यूरेशन अगर है तो वो ये है भैया। इसी में आता है पाषाण काल। और मैंने बताया कि इंसानी जीवन के, अगर एक प्रॉपर जीवन हमारे इंसान का 5 लाख साल पुराना, तो मैं बता दूं 4,97,000 साल से ज्यादा हमने पत्थरों के साथ गुजारे हैं। इसके साथ, पत्थरों के साथ, जैसे स्टोन एज, जैसे स्टोन एज, स्टोन एज, या जिसे हम भैया पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल। एक ड्यूरेशन और है हमारा, जिसे हमने प्रोटो हिस्टोरिक कहा। मेरे दोस्तों, इसी में शामिल है सैंधव घाटी की सभ्यता। क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें शामिल है। इसी में सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें सैंधव सभ्यता शामिल है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझिए, वैदिक संस्कृति भी इसी में शामिल है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, वेद तो लिखे हुए हैं। मैंने कि हाँ, बात तो आपका डाउट तो ठीक है कि वेद तो लिखे हुए हैं। देखो, ऐसा है कि वेदों की रचना और वेदों का लिखना एक अलग कहानी है। जो वेद व्यास हैं, है ना, महर्षि वेद व्यास जो हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन करा है, पहले डाकू थे, नाम था रत्नाकर। तो जैसे वेद लिखे गए, जैसे हम ऋग्वेद में देखें, ऋग्वेद में क्या लिखा है, आगे समझोगे भी इस चीज को। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच का जो घटनाएं हुई, वो सब ऋग्वेद में लिखी गई, इसीलिए उसको ऋग्वेद काल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वो घटनाएं पहले हो चुकी थी। महर्षि वेद व्यास ने उन घटनाओं को कहा कि देखो, किताब बनाओ, एक किताब ऐसी बनाओ जिसमें 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच की घटनाएं हो। ठीक है, बताइए, अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग सोर्सों से उन्होंने इन सारी बातों को लिखा और कहा कि ये जो किताब बातें हम लिख रहे हैं ना, ये 1000-1200 साल पहले हो चुकी हैं। 1500 से 1000 बीसी के बीच की घटनाएं हमने इसमें लिख दी हैं। यानी कि वेदों की जो घटनाएं हैं बहुत पहले हुई और वेदों का संकलन बाद में हुआ। तो एक प्रकार से हम देखेंगे तो इस समय जो कुछ भी था, वैदिक संस्कृति भी इसी में आती है। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो लिखा वो पिक्टोग्राफी थी, भाव चित्रात्मक चित्र बने हुए हैं। आज तक किसी भी लिपि से मैच नहीं हुआ है। कैसे पढ़ा जाता है?
जो नए शब्द चीजें मिलती हैं भैया, नई चीजों को पूरी दुनिया में जितनी भी लिपियां होती हैं उनसे मैच करते हैं, शब्द मिलाते हैं। उनके शब्द आज तक किसी से मिले ही नहीं है। उनकी विधि को कई बार गोमूत्र विधि भी कहते हैं। क्या होती है गोमूत्र विधि? कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, जैसे गाय ने मूत्र कर दिया हो। और राइट से लेफ्ट हम कैसे लिखते हैं? हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो ऐसे लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और भाव चित्रात्मक किस्म की है, भाव चित्रात्मक। तो आज तक किसी भी लिपि से इनका मैच नहीं हुआ है। पर यह बात तो पक्की है, लिखना जानते थे। लिखना जानते थे। तो इसे गोमूत्र विधि, भाव चित्रात्मक, कई बार इसको ब्रोस्टोफोडन भी बोलते हैं। इस लिपि को ब्रोस्टोफोडन भी कहा जाता है, बट ये पढ़ा नहीं गया है। रही बात वैदिक संस्कृति की, वेद जरूर लिखे गए हैं, लेकिन वेद तब लिखे गए जब लोगों को प्रॉपर लिखना आया। संस्कृत भाषा जानकारी वाली भाषा है। तो मेरे प्यारे साथियों, रचना पहले हुई है वेदों की, वेदों का संकलन बाद में हुआ। ये जो कौन सा ड्यूरेशन है, आज यही ड्यूरेशन चलता है भैया। इसी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? अगर हिस्टोरिक टाइम पीरियड देखें तो महाजनपद काल के बाद का सारा समय, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद का समय, महाजनपद काल के बाद का जो समय है भैया, वो हम सारा समय इसी में देखते हैं। ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं गुप्त काल निम्न में से किसका टाइम पीरियड है? गुप्त काल किसका टाइम पीरियड है? तो आप बता देंगे सर गुप्त काल में सब लिखा मिला है, तो ये हिस्टोरिक है सर, है ना। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए नवपाषाण काल किसका है? तो बता देना। से नवपाषाण काल में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिला। अब सवाल यह है कि जब लिखा हुआ नहीं मिलता है तो हमने एविडेंसेस सारे कहां से कलेक्ट किए? इस समय का सारा इतिहास हमने पुरातात्विक चीजों के आधार पर लिखा है। पूरा का पूरा इतिहास जो है पुरातात्विक चीजों के आधार पर, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं, जो पुरातात्विक सामग्री है, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर लिखा गया है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब मैंने कहा कि इंसानी जीवन का बहुत सारा समय तो पाषाण काल में चला गया, बहुत सारा समय तो इतिहास हमने उस आधार पर लिखा जिस आधार पर केवल एविडेंसेस मौजूद थे। तो एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आज के जमाने में जब हमारे इतिहास को दोबारा से लिखने की कोशिश या सोचने समझने की कोशिश की जा रही है, तो आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको बचाना आज के जमाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताइए, यस और नो में कमेंट कीजिए। आपको नहीं लगता कि आर्कियोलॉजिकल चीजों को बचाना आज के जमाने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? जो पुरानी चीजें उन्हें बचाइए, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचाइए, क्योंकि इतिहास, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। अरे भैया, अगर तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है तो आप भी कुछ समझदार व्यक्ति हैं, होमो सैपियंस हैं आप, तो आप लिखिए। और आपको लिखने के लिए क्या होगा? 100% आपको इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आज हमें बचाना बहुत ज्यादा पड़ गया है, बहुत जरूरत है हमें बचाने की। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचाने की आज ज्यादा जरूरत है, जब हम हर बार ये कह देते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, इतिहास में ये लिखा था, इतिहास में वो हुआ था। तो आज के जमाने में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारी जो चीजें लिखी हुई मिली हैं उसमें तो 100% चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, तो लिखित साक्ष्य लिपि के आधार पर हमने इतिहास को 3 पार्टों में क्लासिफाई किया। अब देखिए, कई बार हम उपकरणों के आधार पर भी देखते हैं, इतिहास को हम उपकरणों के आधार पर भी बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मानव क्या है? मानव क्या है भैया? मानव क्या है? तो आप में से आधे लोग कहेंगे जी ढोल फिल्म का कैरेक्टर, आदि और मानव। क्या है ढोल? तो क्या है ढोल? देखिए, मानव क्या है? इंसान की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ह्यूमन इज द टूल मेकिंग एनिमल। ह्यूमन इज द टूल मेकिंग एनिमल, इज द टूल मेकिंग एनिमल। इंसान वो है जिसने उपकरण बनाए, उपकरण बनाने वाला जानवर है ये।
भैया उपकरण बनाने वाला जानवर, उपकरण बनाने वाले जानवर को इंसान कहते हैं। कई बार कहा भी जाता है वो इंसान, ठीक है, इंसान हु इज इंसान, मानव क्या है, तो लोग कहते हैं सोशल एनिमल। सोशल एनिमल जरूरत के हिसाब से आज हाथों का प्रयोग कर रहा है, ये हाथ पैर का काम करते थे, ये पैर का काम करते थे। तो समझिए दादा, उपकरणों के आधार पर, किसके आधार पर भैया, उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन, उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, किस आधार पर भैया, टूल्स के आधार पर। क्या रागनी चलाती है, देखिए भैया, अगर जब हम टूल्स के आधार पर इतिहास का विभाजन करते हैं तो आप सबसे चीज पहले बताइए, सबसे पहले इंसानी जीवन में क्या था, सबसे पहले जो उपकरण इंसान ने बनाए, कौन है इंसान जिसने टूल्स बनाए हैं, तो एक आता है पाषाण युग। सबसे पहला इसमें युग था पाषाण युग, पाषाण युग जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज। फिर इंसान ने तांबा खोजा, इंसान ने तांबा खोजा, लेकिन पत्थरों का प्रयोग चलता रहा। फिर आया ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, दैट इज चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज। आपको पता होना चाहिए कि तांबा इंसान के द्वारा खोजी गई पहली धातु है, तांबा जो है वो इंसान के द्वारा खोजी गई पहली धातु, तांबा मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इज कॉपर, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। फिर क्या होता है, फिर हुआ ये कि फिर एक ऐसा समय आया जब तांबा और टिन आपस में मिलाए गए, कांस्य युग आया। कौन सा युग आता है, कांस्य युग, जिसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जब इन लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर इस्तेमाल करने शुरू किए। और मैं बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जैसे सैंधव सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है। सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी ही सभ्यता थी जिसमें तांबा और टिन मिलाकर प्रयोग किया गया। क्या किया, तांबा और टिन को मिलाकर प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब तक लोहा नहीं आया था, लोहा नहीं आया, 1000 साल के बाद, 1000 ईस्वी पूर्व से के बाद एक नई कहानी शुरू हुई, लोहे की खोज हुई। फिर आता है लोह युग। लोह युग भैया, लोह युग, दैट इज आयरन एज। और आपको पता होना चाहिए कि यह अभी तक चल रहा है, आयरन एज अभी तक चल रहा है ना। ये आप समझोगे अभी, तो थोड़ा सा इसको एक मेमोराइज जैसा ही कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक क्या चलता है जी, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक यही चल रहा है। उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक, जो प्रेजेंट तक यही है। फ्रॉम लेटर वैदिक एज, फ्रॉम लेटर वैदिक एज। आगे आपको बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज होती है और वहां से लेके आज तक जो है इसको लोह युग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोह युग। सॉरी, बात आपको समझ में आई। एक चीज आप मुझे बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं।
कई बार आपने ये शब्द सुना होगा कि यार अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है। हम किस आधार पर कह देते हैं, किस आधार पर कह देते हैं पुराना जमाना नहीं रहा? तो हम ये मानते हैं कि पुराना जमाना की, अरे भाई साहब पुराने जमाने की बात आप देखते, लोगों की सेहत कैसी होती थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, देश के बारे में सोचते थे। अरे भैया बहुत सस्ती चीजें मिलती थी, करवर तो थे ही नहीं बहुत ज्यादा, अब तो 50 तरह के तो कर हैं। और भैया समाज भी ऐसा नहीं था, पहले बड़े बूढ़ों की ज्यादा कदर थी, आज तो कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो सीधा मतलब यह निकला कि बदलाव की एक कहानी होती है, बदलाव की कहानी के आधार पर हम यह कह देते हैं कि प्राचीन भारत, बदलाव की एक कहानी है जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, बदलाव की एक कहानी के आधार पर कह देते हैं कि वो भी नहीं रहा, अब नया जमाना हो गया, जिसे आधुनिक भारत। वरना इंसानी बिसात के बाहर की बात है कि वो इतिहास को समय में बांध दे। इतिहास इंसान की इतनी बिसात है ही नहीं, इंसानी बिसात के बिल्कुल बाहर बात है। तो अब आप देखिए, कई बार हम कह देते हैं इसको कालखंड या बदलाव के आधार पर इतिहास का विभाजन। यहां आप बहुत अच्छी चीजें समझोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मजा आएगा आपको इस चीज समझने में। यह क्या है जी? बदलाव और मतलब चेंजेस और कालखंड के आधार पर, और कालखंड के आधार पर जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड के आधार पर इतिहास का विभाजन देखिए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बात जो बहुत अच्छे से नोट करने की है, बदलाव क्या है, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस। हम किन बदलावों की बात कर रहे हैं, हम किन बदलावों की बात करेंगे? अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव होते हैं राजनीतिक, बदलाव होते हैं आर्थिक, बदलाव होते हैं सामाजिक, बदलाव होते हैं पॉलिटिकल, बदलाव होते हैं इकोनॉमिकल, बदलाव होते हैं सोशल, बदलाव सोशल होते हैं। अब आप एक चीज को समझिए आप, ठीक है, एक चीज जो बहुत अच्छी यहां सोचने की है और समझने की भी है, और आपको इस बात से आप सहमत भी हो जाएंगे। क्या है ये कहानी? देखिए भैया, अगर मैं प्राचीन भारत को देखूं, अगर मैं प्राचीन भारत को देखूं, सब ठीक चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, ये सब राजा थे। अचानक से सुल्तान आ गया, राजनीतिक बदलाव, अचानक से सुल्तान आ गया, सुल्तान, बादशाह, अचानक से गवर्नर जनरल आ गए, गवर्नर जनरल। फिर देखिए कर, नए कर, जजिया, जकात, फिर अलग कर अंग्रेजों ने लगाए। फिर आगे देखिए समाज, पूरी तरीके से समाज, जैसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, मिलीजुली संस्कृति, सनातनी प्लस इस्लामिक संस्कृति। अंग्रेज आ गए, समाज फिर बदल गया, सनातनी, इस्लामी, और फिर आई क्रिश्चियन, ईसाई संस्कृति, नए धर्मों का उदय। मतलब सर इसी आधार पर बांट देते हैं क्या हम? इसी आधार पर बांटते हैं, सही बात है। इन बदलावों के आधार पर हमने इतिहास का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया है, वही जो आज का हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जिसे हम कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। इसे हम पाषाण युग से 712 ईस्वी तक मानते हैं। ओके, क्या हुआ 712 में? भैया कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के आते हैं, एक चीज चेंज हुई, समाज में बदलाव देखे गए, आर्थिक बदलाव देखे गए, सोशल चेंजेस देखे गए। यह था कासिम के आक्रमण का वर्ष है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण।
आपको हम एक बात और बता दें, यहां से मध्यकाल की शुरुआत होती है। 712 ईस्वी से मध्यकाल भारत की शुरुआत हो जाती है। एक पॉइंट और समझिए यहां पर, जब मध्यकाल भारत की शुरुआत हुई, इतिहास यह कहता है कि मध्यकाल तो कुछ होता ही नहीं है। या तो आप यह कहते हो कि आप नए जमाने के हो, या आप यह कहते हो आप पुराने जमाने के हो। बीच में क्या होता है? तो लोग यह भी कहते हैं कि एक्चुअल में होता तो आधुनिक ही है, होता तो आधुनिक ही है। प्राचीन के बाद आधुनिक ही आता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास तो केवल एक बदलाव की बयार है, एक बदलाव का दौर है, एक ट्रांजिशनल फेज है। क्या है? एक ट्रांजिशनल फेज, जिसको हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा। यह कब शुरू होता है भैया? यह 712 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 तक जाता है, जिस साल औरंगजेब की मौत हुई। कब तक हुई है? इस वर्ष भैया औरंगजेब की मृत्यु हुई है। इस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई है। मेरी बात को एक और थोड़ा ध्यान से समझो। औरंगजेब की डेथ के समय पर कुछ लोग कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो। कुछ लोग, इतिहासकार यह कहते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद भी जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे उनमें दम था। हमने कहा नहीं भैया, अंग्रेज आ गए थे। बोले भाई साहब आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अंग्रेज आए थे, इस बात से क्या मतलब है? अगर एक दो अंग्रेज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आ जाता तो तुम क्या यह कह देते कि चलो आधुनिक भारत शुरू हो गया? हमने कहा यार ये तो बात तुम्हारी जायज लग रही है। उन्होंने कहा कि सुनिए, अंग्रेजों का वर्चस्व ही शुरू हुआ है प्लासी के युद्ध के बाद। तो कुछ इतिहासकार 1757 तक इसे काउंट करते हैं, जब प्लासी का युद्ध हुआ। क्या होता है भैया? प्लासी का युद्ध होता है। कुछ इतिहासकार इसे प्लासी तक मानते हैं कि प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ है। प्लासी के युद्ध से भारत में तक मध्यकालीन भारत चला, उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर चलिए हम 1707 से लेकर, अब ये आप इतिहास के विभाजन पर इतना ऊर्जा नहीं खर्च करना। 1757 से माने, क्योंकि कुछ लोगों ने प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी है। तो 1757 से 1947 तक भैया ये ही आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है जी? दैट इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप देखेंगे कि इसमें भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 1885 से 1947 का समय अलग है। हमने कहा जी कैसे अलग है? भारत की आजादी का संघर्ष है वो सर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। क्या है ना? नहीं समझाई? इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी का संघर्ष है वो। ओके, हमने कहा जी उसमें बांट दीजिए। क्या बांटे सर? 1917 से कहानी अलग है, गांधी युग। ठीक है, वो आप उसी के समय में, जो हम उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन इसी समय में जाकर देखेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा सरकार, सबसे पहला हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। यही आज का हमारा टॉपिक है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर कौन सा भारत है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। कालखंड हमने बता दिया। हमने यह भी बताया कि इंसानी विषाद से बाहर की बात है। फिर कौन सा है जी? आधुनिक भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमने विभाजन देखा किस आधार पर? भैया हमने हर आधार पर विभाजन देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? चलें गुरुजी पाषाण काल की तरफ चलें? नहीं सर, इतनी जल्दी मत जाओ पाषाण काल की तरफ। मैंने की क्यों भैया, क्या देर करनी है इसमें? अब गुरुजी देर ये करनी है, सबसे पहले इंसान बताओ। पाषाण काल में था तो इंसान ही। मैंने की हाँ भैया इंसान था, और इंसान देखो इस तरीके से आगे बढ़ा है। देख लो इन सुंदर लौंडों को। सही बात है कि सर कहानी तो इंसान की है। मैंने कहा हाँ भैया इंसान की कहानी मैं बताऊंगा आपको, वहीं से बात और अच्छे से क्लियर होगी। पाषाण काल। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मानव की उत्पत्ति और विकास। मानव की उत्पत्ति और विकास, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। मानव की उत्पत्ति और विकास, मानव की उत्पत्ति और विकास भैया। मानव की उत्पत्ति और विकास, और विकास, द ओरिजिन
एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब एक शब्द आता है कि मानव शब्द कहां से आया है, कहते हैं मनु की संतानों से। कहां से आया है? जो मनु थे, मनु की संतानों से मानव शब्द आया है। यह याद रखिएगा, संभवतः मानव शब्द कहां से आया है? मानव शब्द मनु की संतानें मानव हैं। मनु की संतानें, मनु की जो संतानें हैं वो मानव हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मनु की संतानें मानव हैं, है ना? ठीक है, चलो बच्चों, भैया इंसानी जीवन कहां से पैदा हुआ? मान्यता इस बात की यह है कि अगर आप पृथ्वी को देखें और आप भूमध्य रेखा को देखें और भूमध्य रेखा से गुजरते हुए अफ्रीका को देखें, यह पृथ्वी है और यह है भैया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। कितने लोग ये मानते हैं कि जी हम बंदरों से पैदा हुए हैं? क्यों जी, बताइए, कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा जन्म गुरुजी बंदरों से हुआ है? बंदरों से कितने लोग मानते हैं? जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनेंगे। बताओ। तो जो भूमध्य रेखा है, यहां पर जो वन मिलते हैं, सदाबहार वन, भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन है, और उसके नीचे जाओगे तो उष्णकटिबंधीय वनों की श्रृंखला मिलती है। उष्णकटिबंधीय वन। यह माना जाता है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, सबसे पहला इंसान यहां रहता था। ट्रॉपिकल जो वन है, देखिए, आप में से कुछ लोग मानते होंगे इस बात को कि हां जी ऐसे ही तो दिखते हैं। भाई अगर हम ये देखें भी तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रही है कहानी, कुछ कुछ कहानी लग भी तो ऐसी रही है। जानवरों का एक समूह होता जिसे मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी, जो अपने दूध पिलाते हैं। स्तनधारियों का एक समूह है जिसे प्राइमेट कहते हैं। देखिए, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, स्तनधारियों का एक समूह है जिन्हें प्राइमेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। स्तनधारियों का एक समूह है जिन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्राइमेट्स हैं, इंसान के जीवन की उत्पत्ति इन्हीं से मानी गई है। यहीं से मानव आया है, यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी गई है, यहीं से मानव की क्या मानी गई है? उत्पत्ति, प्राइमेट्स से। कौन कौन शामिल होते हैं प्राइमेट्स में? प्राइमेट्स में कौन कौन शामिल हैं? इसी में शामिल है वानर, वानर, गुरिल्ला, छछूंदर, ओरंगटन, ये सब इसी ग्रुप में शामिल हैं, है ना? ये सब क्या हैं? इसी ग्रुप में शामिल हैं भैया। इंसान की उत्पत्ति प्राइमेट से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? प्राइमेट से मानी जाती है। प्राइमेट्स में क्या क्या चीज शामिल है? जैसे वानर है, गुरिल्ला है, छछूंदर है, ओरंगटन, ये सब इसी में शामिल है भैया। इन लोगों को, जो वानर है, इसी वानर से जो कपी है, कपी या वानर, इससे इंसान की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हें रामापिथेकस कहा गया, इन्हें भैया रामापिथेकस कहा गया है। रामापिथेकस, रामापिथेकस कहा गया, जो कपी थे, रामापिथेकस। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खास बात यह रही है, सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इंसान ने संचरण किया है।
मूवमेंट करा है खाने की खोज में, है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, कभी आपने महसूस किया हो कि मान लीजिए आप सोते हैं, आप बहुत कुछ खा लो और खाकर आप सो जाओ, तो सोकर तुरंत उठते ही आपको भूख लगती है। तो घर वाले कहते हैं कि खा के सो के फिर भूख लगने लगी। हमारी मम्मी तो ऐसे ही कहती थी कि खाकर सोकर तुझे फिर भूख लगने लगी, ऐसा क्यों? खाकर सोकर तुझे फिर भूख लगने लगी, ऐसा क्यों है? अभी करवा रहा हूं फेस को ठीक। हमने कहा जी हाँ भूख लगे, इसका मतलब यह है कि जो मानव का मस्तिष्क है वो फ्यूल खाता है, भोजन खाता है मानव का मस्तिष्क। धीरे धीरे हुआ क्या कि पहले आपने कभी भी किसी भी गाय को, भैंस को, बकरी को, गाय को, भैंस को, बकरी को आपने कभी बच्चे पैदा करते हुए मरते हुए नहीं देखा होगा कि बच्चे पैदा करते हुए मर गया, है ना। बच्चे को पैदा करते हुए कभी नहीं मरते हुए देखा होगा। जब इंसानी जीवन क्या था, इंसानी जीवन जब ऐसे चलते थे तो हम मादाएं नहीं मरती थी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो गाय थी बच्चे पैदा कर रही थी, प्रसव पीड़ा हुई, उस दर्द से मर गई, यह कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब इंसान ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया तो इसके आकार बढ़ा, मस्तिष्क का आकार बढ़ा। और एक घटना और हो रही थी कि धीरे धीरे इंसान सीधा खड़ा हो रहा था। सीधा खड़ा होने से महिला के वक्ष का जो वजन था, उस वजन से उसकी बेबी ट्यूब श्रिंक हो रही थी। इंसान के शरीर, जो दिमाग का आकार जो है वो बड़ा हो रहा था, तो उसको बच्चे देने में दिक्कत आ रही थी। और इसीलिए बाद में मादाएं मरने लगी। धीरे धीरे इंसान के शरीर का जो है, जो इंसान का, देखो आप यहां देखिए, जो मस्तिष्क है वो आपका बड़ा होता चला जा रहा है। वो आपका क्या होता जा रहा है? बड़ा होता चला जा रहा है। उससे पहले नहीं मरती थी महिलाएं, मैंने सुना है। हाँ सही बात है। अच्छा वो सुना होगा, एक दो एक्सेप्शन तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सुना होगा आपने कभी। अब एक चीज को आप ध्यान से देखिए, जहां अपने मुद्दे वापस आते हैं, तो इन्हीं को रामापिथेकस कहा गया है। अब इन्हीं रामापिथेकस में से दो घटनाएं हुई। ये मैंने कहा कि मानव का एक लक्षण है संचरण करना। तो इन्हीं रामापिथेकस में से कुछ लोग बाहर आए, जंगल से बाहर। भैया कुछ जंगल से बाहर आते हैं, कुछ जंगल से बाहर आए और कुछ जंगल में ही रहे, कुछ जंगल में ही रहे, कुछ जंगल में ही रहे। मेरे प्यारे मित्र, रामापिथेकस जो वानर थे, जो जंगल से बाहर आए, उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। यही थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। और जो जंगल में ही रहे वो महान कपि कहलाए। महान कपि या वानर कहलाए भैया, जो जंगल में ही रहे। और इंसान की जो उत्पत्ति है वो अगर रामापिथेकस देखें तो उष्णकटिबंधीय जंगलों में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। यह बात आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने ये बात कि जो मानव आया है, इंसान जो आया है, तो वो कहां से आया है? वो अफ्रीका के जंगलों से आया। कहां से आया? अफ्रीका के जंगलों से। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हिस्ट्री चल रही है? माय डियर फ्रेंड, एक बात बताइए, अगर आपको यह नहीं पता कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन था, होमो हैबिलिस कौन था, हेडिल कौन था, होमो इरेक्टस कौन था, निएंडरथल कौन था, क्रो मैग्नन कौन था, होमो सैपियंस कौन है, फिर भूल जाओ। कल का पेपर देखा होगा आपने, बच्चों का सीधा कहना था गुरुजी रोगेजियस में। अभी हमारी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपके पेपर के बारे में क्या राय है। मैंने कहा भैया अप्रोच ही गलत है, एक बार ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं है। आइए मुद्दे पर वापस। तो ये क्या कहलाए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और यहीं से इंसानी जीवन की शुरुआत होती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। यही है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमारे इंसानों का आदि पूर्वज है। और कहां से आए? उष्णकटिबंधीय जंगलों में ही मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति यहीं पर हुई है भैया।
अब आगे देखिए, इसे इंसानों का आदि पूर्वज कहते हैं। इसे ही आदि पूर्वज क्या कहा जाता है? इसको इंसानों का आदि पूर्वज कहा जाता है। ठीक है। अब आदि पूर्वज में एंसेस्टर्स इस्तेमाल नहीं होगा, प्रोजेनिटर्स। क्या है? ये ही है प्रोजेनिटर। ये ही इंसानों का प्रोजेनिटर या आदि पूर्वज है। अब जो जंगल में रह गए वो जंगल में रह गए, जो जंगल में रह गए वो जंगल में रह गए। यहां से इंसानी जीवन शुरू हुआ। वानर थे, रामापिथेकस, जंगल से बाहर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यहां से डेवलपमेंट का वो फेज शुरू हुआ जो आज वर्तमान में होमोसेपियंस पे आके रुकता है। ये होमोसेपियंस पे आके रुकता है। देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, और ये होमोसेपियंस। यही वो क्रम है, ये वो क्रम है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथेलिस और होमोसेपियंस। आइए साहब, कैसे कैसे कहानी है। हम अपनी कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलोपिथेकस से करेंगे। पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे इंसान का आदि पूर्वज कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। भैया, इसके जो खोजकर्ता हैं, ये मानव सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इसके खोजकर्ता रेमंड डार्ट हैं। कौन है इसके खोजकर्ता? रेमंड डार्ट। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे भाई, इसके खोजकर्ता मिस्टर रेमंड डार्ट हैं। रेमंड डार्ट। कहां से इसकी खोज हुई? दक्षिण अफ्रीका में इस मानव के अवशेष मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक क्षेत्र है जिसका नाम ट्रांसवाल है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में एक चूने की खान से, ट्रांसवाल में एक चूने की खान से इस मानव की एक खोपड़ी बरामद हुई है, और पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा यह मानव 3 से 4 फुट का रहा होगा, है ना। मिस्टर रेमंड डॉर्ट, ही इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रेमंड डॉर्ट। मिस्टर रेमंड डॉर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। दक्षिण अफ्रीका से इस मानव के अवशेष मिले, और यह जो मानव था ये चूने की खान से मिला है। चूने की खान में इस मानव की खोपड़ी मिली, और पता चलता है कि यह जो इंसान है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 फीट का रहा होगा। 3 से 4 फीट का मानव। देखिए, आपको एक बात यह समझनी है कि अभी तक इंसान को कोई जानकारी नहीं है कि हाथों का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। हाथों का प्रयोग वो सिर्फ पैर इसी तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो एक मानव आया, उसका मानव का नाम था होमो हैबिलिस। कौन था भैया? इसके बाद होमो हैबिलिस आया। होमो हैबिलिस, अभी समझिएगा जरा। होमो हैबिलिस, अगला मानव था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिसिस। अब देखिए, होमो माने हम, हैवी माने उठाना, लेस माने कम। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि यह पहला इंसान था जिसने अपने हाथों का प्रयोग करें। यह पहला इंसान था जिसने अपने हाथों का प्रयोग किया। पहला मानव जो हाथों का प्रयोग करता है। पहला मानव भैया जो हाथों का प्रयोग करता है, जो हाथों का प्रयोग करता है। होमो माने हम, हैवी माने उठाना, लेस माने कम। ठीक है,
दैट इज होमो हैबिलिस। अब आता है हिडिल मानव। कौन सा मानव है जी? हिडिल मानव। एक मानव है जिसका नाम है हिडिल। हिडिल मानव। हिडिल। अभी तक पैदा हुए सारे मानवों में सबसे कम दिमाग इसी आदमी का था, हिडिल का। ये यूरोप में पैदा हुआ और वहीं मर गया। ठीक है, ये यूरोप में पैदा होता है और वहीं मर जाता है। यह यूरोप में पैदा हुआ। यह कहां पैदा हुआ? यूरोप में पैदा हुआ। आपको एक चीज और समझनी होगी, जैसे जैसे इंसान सीधा खड़ा होगा, जैसे जैसे इंसान सीधा खड़ा होगा, उसके हाथों को प्रयोग करने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। इरेक्ट होगा इंसान जैसे सीधा खड़ा होगा। अभी तक जो मानव है वो सीधा खड़ा नहीं हो रहा है। यह यूरोप में पैदा हुआ और वहीं पर समाप्त हो गया। वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो गया था। भैया हिडिल मानव के बाद धीरे धीरे इंसान, रीढ़ की हड्डी इंसान की सीधी हो रही थी। होमो जो था वो सीधा इरेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? इरेक्ट। और होमो इरेक्टस। कौन सा? होमो इरेक्टस। अगला मानव है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। अगला मानव था दादा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ, यह पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ। पहला मानव जो सीधा खड़ा होता है, जो सीधा खड़ा हुआ। देखिए जो होमो इरेक्टस है उसकी क्या पोजीशन है। यह है होमो इरेक्टस। आप देखेंगे कि लंबाई इसकी बढ़ रही है। ठीक है, लंबाई इसकी बढ़ रही है और लंबाई बढ़ने के साथ साथ ये और बाकी सब के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसके हाथों को प्रयोग करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके हाथों को प्रयोग करने की क्षमता जो है वो ज्यादा रहेगी। तो ये जो होमो इरेक्टस है, पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ, और जब ये इंसान सीधा खड़ा हुआ है तो इसीलिए इसके जो हाथों को प्रयोग करने की क्षमता है, हाथों को प्रयोग करने की क्षमता है, वो सब उन सबसे ज्यादा रहेगी। हाथों को प्रयोग करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। हाथों को प्रयोग करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। हाथों को प्रयोग करने की क्षमता भैया सबसे ज्यादा रहेगी। यह जो मानव है, इस मानव को दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला जो इसका भाग है, पहला जो भाग जिसे हम बांटते हैं, पहला भाग है जावा मानव। कौन सा मानव है? जावा मानव। और दूसरा मानव है पीकिंग मानव। क्या है पीकिंग? दूसरा मानव है पीकिंग मानव। जावा मानव, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक मानव है जावा मानव। जावा मानव, जावा कहां है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। एक मानव है इसमें पीकिंग मानव। आज तो नाम बीजिंग है, पहले उसका नाम पीकिंग था, चीन की राजधानी। ठीक है, चीन की राजधानी। देखिए भाई, बात यह है कि आप सभी लोग अब मन लगा के पढ़ो, है ना। मैं जो समझा रहा हूं, मैं थोड़ी बात में ज्यादा बात समझा रहा हूं। ठीक है, मेरा क्या, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, कि कम कहना और ज्यादा समझना। मन लगा के पढ़िए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी आपका दिल जीत पाऊं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, है ना। और आपके और हमारे बीच में एक ही चीज है जो रिश्ता बहुत मजबूत कर सकती है, वो है अच्छा पढ़ाना। मेरी पूरी कोशिश है ना। मैं अपना 100% से भी ज्यादा दे रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, कि मैं आपका दिल जीत पाऊं। ठीक है, क्यों?
और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसको सपोर्ट करने के लिए एकदम से तैयार हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपका भी मैं जो है दिल जीत पाऊं, है ना, समझ रहे? चलिए, पीकिंग मानव, पीकिंग मानव, अब इनकी क्या खास बातें हैं भैया? इनकी जो खास बातें ये रही कि जो जावा मानव है ये तो नरभक्षी है, पीकिंग मानव भी नरभक्षी था। जावा मानव और पीकिंग मानव दोनों ही कैनिबल हैं, इंसानों को खा जाते थे, ठीक है। ये दोनों ही नरभक्षी हैं, दोनों ही नरभक्षी थे, कैनिबल, ये इंसान को खा जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जावा मानव ने ही आग की खोज की। ओ वाओ, इसका आग की खोज की है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे प्राणी जगत में इंसान ही एक ऐसी चीज है, व्यक्ति है, मानव जिसे कहते हैं, जो आग को जलाना और आग का प्रयोग करना जानता है। बाकी इस प्राणी जगत में चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति आग से डरता है, ठीक है। प्राणी जगत में केवल मानव ही है जो आग जलाना भी जानता है और आग का प्रयोग भी जानता है, बाकी सब आग से डरते हैं, ठीक है। तो आग की खोज, अब पीकिंग मानव देखिए, यह भी नरभक्षी है, यह भी नरभक्षी था। इसके जो अवशेष हैं, इसके अवशेष याद रखना, वह विश्व युद्ध में नष्ट हो गए, जापान ने नष्ट कर दिए, विश्व युद्ध में नष्ट हो गए हैं इसके अवशेष, ठीक है। जो जावा मानव है भैया, इस जावा मानव को पिथेकैंथ्रोपस भी कहते हैं। ये जो जावा मानव है इसे पिथेकैंथ्रोपस, इसको मैं लिख देता हूं इस तरफ, इसको यहां देख लेना बाबू, तुम अपने नोट्स में नीचे की तरफ लिख लेना। इसे पिथेकैंथ्रोपस भी कहते हैं, इसे पिथेकैंथ्रोपस भी इसको कहा जाता है, जावा मानव को। समझ में आ गई? तो ये दोनों नरभक्षी थे। पहले वाले ने आग की खोज की। कहां खोज हुई? जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, तो एक नदी है सेलो नदी, सेलो नदी के पास एक जगह पड़ती है टिनिलग्राम। तो जो टिनिलग्राम है वहां पर इस इंसान की खोज हुई है। यह पता चलता है कि नरभक्षी है, आग की इसने खोज की है, ये सबसे बड़ी बात इसकी थी, ठीक है। और पीकिंग मानव जो है वो चीन का था। इनके जो अवशेष थे, 40 खोपड़ियां थी, वो 40 खोपड़ियां जो हैं वो वर्ल्ड वॉर के समय में तहस नहस कर दी गई। देखिए साहब, एक चीज आप बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक टर्म होती है कल्चर, और एक होती है सिविलाइजेशन। जिसे हम संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। यह शब्द है संस्कृति, और भैया एक चीज होती है सभ्यता। अब इस बात को जानने का समय आ गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट के लिए सोचिए कि मुझे अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मेरे विचार हैं, इसे कल्चर कहते हैं। मैंने अपने बड़े बूढ़ों के सम्मान में प्रतिमाएं बनवा दी, जो दिख रही है मेरे सम्मान को बता रहा है एक फिजिकल एंटिटी, इसे सभ्यता कहते हैं। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मेरे घर हवादार होने चाहिए, यह एक विचार है, इसे कल्चर कहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने दरवाजे बनवाए, जंगले बनवाए, ये उनकी सभ्यता है। तो जो विचार आपके होते हैं, याद रखिएगा, उसको संस्कृति कहते हैं। और उन विचारों से जो भी आप भौतिक चीजें बनाते हैं, जो फिजिकल एंटिटीज बनाते हो आप, उसको सभ्यता कहते हैं। मकान, दुकान, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज की बिल्डिंगें, हवाई जहाज, पेन, बोर्ड, स्टूडियो, कैमरा, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी सभ्यता है। क्या है जी? ये सब हमारी सभ्यता है। लेकिन एक है हमारा विचार हमारी कल्चर होती है। इसीलिए आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा सिंधु घाटी की संस्कृति का पतन। आज तक जो लिखा मिलता है वो यही लिखा मिलता है, सैंधव सभ्यता का पतन। संस्कृति, उनके 4 विचार थे, वो बाद तक चलते रहे, ये कल्चर होती है। क्या कह रहे हो सर? घर वाले तो यही कह देते हैं, तूने उससे नमस्ते नहीं करी, बिल्कुल सभ्यता नहीं है हमारे बालकों को। तो उन्हें बताओ, जिस सभ्यता और संस्कृति में भैया अंतर होता है। आचार विचार हमारी संस्कृति होती है, उसको दिखाने के लिए हम जो फिजिकल एंटिटीज बना लेते हैं वो हमारी सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन, चीन की सभ्यता का पतन,
माया सभ्यता का पतन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन, लेकिन कभी भी ये नहीं मिलेगा मेसोपोटामियन संस्कृति का पतन, चीन की संस्कृति का पतन। लेकिन वर्तमान में हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि हाँ जी, अब लगने लगा है कि भारतीय संस्कृति का जो है पतन की तरफ है। जब हमारे मोरल वैल्यूज डाउन पड़ जाती हैं तो हम साफ कह देते हैं कि भैया हमारी जो है कल्चर डाउन हो रही है। ठीक है, तो यह था होमो इरेक्टस। उसके बाद एक मानव आया जिसका नाम था निएंडरथल। निएंडरथल, जर्मनी की एक नदी है निएंडर, वहां पर यह मानव मिला, निएंडरथल। निएंडरथल, निएंडरथल, निएंडरथल। भैया सबसे पहले आप समझ लीजिए, निएंडरथल, निएंडर जर्मनी की एक नदी है। यह जर्मनी की एक नदी है, यह जर्मनी की एक नदी है भैया। और मैं आपको यहां बता दूं कि यहां पर इंसान के पास क्या मिला है। यहां का इंसान बड़ा तेज था। यहां पर इंसान ने घर बनाए हुए थे। घर, घर कैसे? गर्तावास, गड्ढे बनाकर रहता था, गड्ढे बनाकर रहता था। तो अब एक बात बताओ, इंसान को ये लग रहा है कि उसको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ये उसके विचार हैं। घर बना लिए, सभ्यता, सिविलाइजेशन। यहां पर जो घर हैं वो कई बार बड़े बड़े पत्थरों के मिलते हैं, कई बार गड्ढे मिलते हैं, कई बड़े घर हैं, छोटे घर हैं। तो पता चलता है कि अमीर गरीब की कहानी रही होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी रहा होगा, या श्रम विभाजन जिसे हम कहते हैं। यहां से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन मिला है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। समाज में विभाजन जैसी स्थिति मिली है, समाज में विभाजन मिला है। यहां से पता चलता है कि इन लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। ये आग का प्रयोग कर रहे थे, आग का प्रयोग ये लोग कर रहे थे। यहां से पता चलता है कि मरने के बाद डेड बॉडीज को अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कैसे है? कहीं तो डेड बॉडीज को बहाना है ना, पूर्ण और आंशिक दोनों रूप से मिला, कहीं जला देना और कहीं बहा देना, दोनों के एविडेंस मिले। क्रेमेशन, अंतिम संस्कार के एविडेंस मिले हैं। अंतिम संस्कार, मैं आपको बता दूं कि अंतिम संस्कार में कई बार शव को बहाने के एविडेंस भी है कि शव को बहा दिया गया, लेकिन जब शव को दफनाया गया, शव बहाया गया, शव दफनाया गया, शव जलाया भी गया। जब दफनाया गया तो उसके साथ जो डेली यूजेस की गुड्स थी उनको साथ में रख देते थे, जिससे यह पता चलता है कि इनका यह विश्वास था कि यहां भी जीवन है और परलोक में भी जीवन है ना। द बिलीव इन द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता का विश्वास करते हैं, आत्मा की अमरता का इन्हें विश्वास था, आत्मा की अमरता का इन्हें विश्वास है। ये मानते थे कि जीवन इहलोक में भी है, जीवन परलोक में भी है। इहलोक का जीवन और परलोक का जीवन, इहलोक और परलोक में विश्वास करते थे। ये मानते थे द सोल इज इमॉर्टल, इनका मानना था द सोल इज इमॉर्टल, है ना। निएंडरथल, इसीलिए निएंडरथल मानव को पहला सांस्कृतिक मानव कहा गया है। यह कह देने से आप सहमत हैं कि नहीं? बताइए, ये सहमत हैं आप इस बात से? ये पहला सांस्कृतिक मानव है, पहला सांस्कृतिक मानव है ये भैया पहला सांस्कृतिक मानव, ये भैया पहला सांस्कृतिक मानव है, द फर्स्ट कल्चरल मैन। उसके बाद क्रो-मैग्नन आए। कौन आता है जी? क्रो-मैग्नन। और क्रो-मैग्नन के बाद आते हैं होमो सैपियंस।
होमो सैपियंस कौन? हम। कई बार ये सवाल उठता है कि जब निएंडरथल नहीं बने, ठीक है, निएंडरथल नहीं बचे, तो क्या गारंटी है कि हम बचेंगे? होमो सैपियंस सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक इंसान कौन सा है? होमो सैपियंस। सबसे खतरनाक आदमी ये है, इसने अपने पुराने वाले सब साफ कर दिए। और हर 1000-1500 साल में ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। कभी भी एक बात याद रखो, आप अपने से 5-7 साल पीढ़ी के अगर फोटो तुम्हारे पास हो तो उनको देखना, तो तुम ये कहोगे हमारे ही बाबा थे, है ना। फिर कोई कहे जी बड़े खूबसूरत थे, तो तुम कहोगे देखो जी हमारे आगे तो नहीं थे। बात समझिए। तो हर 8-10 हजार साल में ये गड़बड़ होती रहती है। तो उम्मीद इस बात की है कि आने वाले समय में शायद होमो सैपियंस भी ना रहे। ठीक है, तो फिर कौन थे जी? क्रो-मैगनन। 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 और उसके बाद हैं हम, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, होमो सैपियंस हैं हम। कौन है भैया? हम होमो सैपियंस। हम होमो सैपियंस हैं। कहा जाता है कि जो क्रो-मैगनन था, इसका जो आईक्यू है वो सबसे ज्यादा था, हमसे बहुत ज्यादा। एक बार देख लीजिए, आपको इमेज में बात समझ में आ जाएगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस सीधा खड़ा हुआ, होमो निएंडरथल्स, और ये फिर होमो सैपियंस। ये आदमी सबसे ज्यादा संचरण करा इस आदमी ने पूरी दुनिया में। इधर से उधर खूब भागा है ये, और जो इसके रास्ते में आया है इसको लड़ना आता था, इसको मारना आता था, इसको इंसान का शिकार करना आता था, ये इंसान का शिकार कर देता था। सबसे खतरनाक आदमी ये है, होमो सैपियंस। अब कल को ये भी बचे ना बचे, इस बात की भी क्या गारंटी है। चलिए साहब, एक हेडिंग डाल लीजिए, भारत में मानव के साक्ष्य। भारत में मानव कहां से मिला है? भारत में मानव के साक्ष्य। भारत में मानव के साक्ष्य। भारत में मानव के साक्ष्य, है ना, द एविडेंस इन इंडिया। देखो भैया, सबसे पहले अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में देखो, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो पोर्ट द्वार का पठार है, किसका पठार है? पोतवार के पठार से मिला एक खोपड़ी मिली, ठीक है, जो रामापिथेकस। देखो, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए भाई, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, है ना, ये सब शामिल है कि नहीं? ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में है। कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, सॉरी अफगानिस्तान नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़ा क्षेत्र है, फिर उसमें एक छोटा देश हमारा भारत, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में एक पठार पड़ता है, पोतवार का पठार। पोतवार का पठार, जो पोतवार प्लेटू है, जो भैया पोतवार प्लेटू है, यहां पर एक खोपड़ी मिली, यहां पर एक खोपड़ी मिली, जिन्हें पहली खोपड़ी रामापिथेकस मानी गई। ये एक लड़की की थी, रामापिथेकस की मिली। रामापिथेकस संभवतः ये एक महिला की खोपड़ी थी, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। कितनी थी? 30 वर्ष के आसपास थी। यहीं से दूसरी खोपड़ी मिली, जिसे शिवापिथेकस कहा गया, शिवापिथेकस। और फिर तीसरी खोपड़ी मिली, जिसे ब्रह्मापिथेकस कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मापिथेकस कहा गया, ठीक है। रामापिथेकस की खोपड़ी मिली, उसके बाद एक खोपड़ी और मिली, जिसे शिवापिथेकस कहा गया।
शिवापिथेकस, फिर ब्रह्मापिथेकस, एक खोपड़ी और मिलती है जिसे ब्रह्मापिथेकस। इन 3 इंसानों को कहा गया, क्योंकि जो पोतवार का पठार है वो शिवालिक रेंज में है। किसमें? तो शिवालिक के देव वानर। ये तीनों लोग क्या कहलाए? ये तीनों ही लोग कहलाते हैं शिवालिक के देव वानर कहलाए, शिवालिक के देव वानर। इनको शिवालिक के देव वानर कहा गया कि ये शिवालिक के देव वानर हैं। अब मेरी बात आगे समझिए। हम ये समझ गए कि ये क्या है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या शामिल है? पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये कौन सा हिस्सा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हैं, लोग हैं। ये सब किसका पार्ट है भैया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन अब हुआ क्या? हमारा मुद्दा यह था कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, हमें सर प्रेजेंट इंडिया में बताइए इंसान की सबसे पहली खोपड़ी कहां मिली है, बताइए। चलिए, जबकि भारत में जो सबसे पहली खोपड़ी, सबसे पहला मानव वो मिस्टर अरुण सोनकिया ने खोजा था। कौन खोजते हैं? मिस्टर अरुण सोनकिया 1982 में खोजा, 1982 में। और ये कहां था भैया? ये नर्मदा घाटी में था। कहां था? नर्मदा घाटी में, हथनौरा नामक जगह पर। ये कहां था? नर्मदा घाटी में, हथनौरा। नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर था, हथनौरा। और ये 30 वर्ष की एक लड़की की खोपड़ी थी। एक लड़की की। ये कौन सा मानव था? ये होमो इरेक्टस था। ये किस प्रकार का मानव था भैया? ये होमो इरेक्टस था और इसकी उम्र 30 वर्ष थी। ये एक 30 वर्ष की लड़की की खोपड़ी थी। 30 वर्ष की लड़की की ये खोपड़ी थी। भारत में अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले ये बताइए सबसे पहला मानव का अवशेष कहां मिला है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मिस्टर अरुण सोनकिया जी ने खोजा था, 1982 में खोजा सर। और ये जो सबसे पहला मानव मिला सर, वो नर्मदा घाटी में मिला सर, हथनौरा में। और ये किस टाइप का मानव था सर? ये होमो इरेक्टस है। क्या था? होमो इरेक्टस, नॉट द होमो सैपियंस। और भैया ये क्या थी सर? ये 30 वर्ष की एक लड़की की खोपड़ी थी। बाद में इसी लड़की के कंधे की जो खोपड़ी है उसको भी खोज लिया गया। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, आज हम समझे इतिहास का पूरा विभाजन, मानव की उत्पत्ति। कल हम पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और चलिए, जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ेगा और आपके हमारी ट्यूनिंग जो है मैच होती चली जाएगी। ठीक है भैया, चलिए अब आपसे कल मुलाकात करेंगे सही 1 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।